व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण के पश्चात बहुत सारे विषैले पदार्थ बनते हैं, अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और ये सारे अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। इनकी संरचना और इनके कार्य के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि उत्सर्जन क्या है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले पदार्थ बनते हैं भोजन के अवशोषण के उपरांत या श्वसन के उपरांत। तो इन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे उत्सर्जन की क्रिया कही जाती है। और इस क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ऐसे हमारे शरीर से जो विषैले तत्व हैं वो बाहर करने का कार्य सबसे पहले त्वचा करती है पसीना के रूप में, पसीना बाहर करके। फिर फेफड़ा है जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैले गैस को हमारे शरीर से बाहर करता है। उसके बाद यकृत है जो अमोनिया का निर्माण करता है। उसके बाद बड़ी आंत है जो मल या अपशिष्ट जो भोजन है, पचा भोजन है, उसको मल के रूप में बाहर करता है, सहयोग करता है बाहर करने में। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि त्वचा, फेफड़ा, यकृत, बड़ी आंत और किडनी। तो मुख्य रूप से जो उत्सर्जी अंग है वो किडनी है और किडनी से जुड़े अंग मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी के बारे में। इसे हम एक चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम मनुष्य के जो पहला उत्सर्जी अंग है जिसे हम वृक्क या किडनी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि मनुष्य के उदर गुहा के पृष्ठ में वृक्क उपस्थित रहता है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। दायां वृक्क लीवर के नीचे होने के कारण थोड़ा झुका हुआ रहता है बाएं की अपेक्षा। ठीक है, यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, सेम के बीज के आकार का। और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है लगभग, और इसकी मोटाई जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है। पुरुष के वृक्क का भार 125 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है। स्त्री के वृक्क का भार 115 ग्राम से लेकर के 125 ग्राम तक होता है। ठीक, ये थे वृक्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इसके आंतरिक संरचना को हम देखेंगे और उसमें क्या क्या इसकी संरचनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा जानिए। तो प्रत्येक वृक्क का जो बाहरी तल है वह उत्तल और भीतरी तल अवतल होता है। जो भीतर की ओर धंसकर गड्ढे जैसी संरचना बनाते हैं, इस गड्ढे को हाइलम कहते हैं और हिंदी में से हम वृक्कनाभि भी कहते हैं। प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे पर गोल संरचना होती है जिसे अधिवृक्क कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको चार्ट में दिखाया जा रहा है ये अधिवृक्क है, जो वृक्क के ऊपर में सिरे के मतलब आकार का होता है, गोल संरचना। इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अब प्रत्येक वृक्क रीनल धमनी द्वारा रक्त को प्राप्त करता है और रीनल शिरा वृक्क से रक्त को एकत्रित कर पश्च महाशिरा में पहुंचाता है। ठीक, प्रत्येक वृक्क के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक का बना आवरण होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये जो चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है। अनुलम काट में वृक्क के 3 भाग होते हैं। बाहरी भाग जो है वो वल्कुट या कार्टेक्स कहलाती है, मध्य भाग मेड्यूला कहलाता है और तीसरा भाग जिसे पेलिस कहते हैं। ठीक, रीनल कार्टेक्स के उभार मध्यांश या मेडुला में धंसे होते हैं, जिन्हें
रीनल कॉलम और वर्टिनी कहते हैं। इसके कारण ही मध्यांश अनेक पिंडों में बंटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। वृक्क के तीसरे भाग को शीर्ष गुहा या पेल्विस कहते हैं। प्रत्येक वृक्क के अंदर ये खोखला कक्ष होता है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। वृक्क में जो मूत्र बनता है वह मूत्र वाहिनी में जाने से पहले इसी रीनल पेल्विस में एकत्रित होता है। इस तरह से वृक्क की संरचना यहाँ पर हमने जाना इस चार्ट के माध्यम से। और दूसरा महत्वपूर्ण अंग है मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी के बारे में आइए देखते हैं। अगला अंग है मूत्र वाहिनी। तो प्रत्येक मूत्र वाहिनी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा यह 1.5 सेंटीमीटर मोटी नलिकाएं होती है। प्रत्येक मूत्र वाहिनी अपनी ओर के वृक्क कोटर या रीनल साइनस में उपस्थित कीपनुमा पेल्विस में से प्रारंभ होकर मूत्राशय की पिछली दीवार के पार्श्व भाग में स्थित एक तिरछे छिद्र द्वारा मूत्राशय में खुलता है। यहाँ आपको बताएं कि तिरछे होने के कारण मूत्र वापस इसमें नहीं जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम तथा पेशियों के कारण मूत्र वाहिनियों की दीवारें फैलने वाली होती है। पेशियाँ इनमें क्रमाकुंचन अथवा तरंग गति उत्पन्न करती है जिससे मूत्र वाहिनियों में मूत्र का बहाव बना रहता है। तीसरा जो अंग है उत्सर्जन, उसे मूत्राशय कहा जाता है। मूत्राशय के बारे में इस चार्ट के माध्यम से आप देखें। अगला अंग है मूत्राशय। मूत्राशय श्रोणि गुहा में स्थित एक थैलीनुमा अंग होता है। यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं। इसमें मूत्र एकत्रित होता है। यह पुरुषों में मलाशय के ठीक आगे तथा स्त्रियों में योनि के ऊपर रहता है। मूत्राशय की दीवार मूत्र वाहिनी की अपेक्षा मोटी तथा अधिक फैलने वाली होती है। मूत्र भरने के साथ साथ यह फैलती जाती है। मूत्राशय में औसतन 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र भरा जा सकता है या भरा रहता है। ये थे मूत्राशय। चौथा और अंतिम जो अंग है उत्सर्जन, उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग के बारे में इस चार्ट के माध्यम से आप। अगला अंग है मूत्र मार्ग और ये अंतिम अंग है। मूत्राशय के अग्रभाग में ये उपस्थित होता है। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक नलिका होती है जिसे ही मूत्र मार्ग कहते हैं। पुरुषों में मूत्र मार्ग 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और शिश्न के शिखर पर खुलता है। स्त्रियों में यह 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस तरह से आज हमारा उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र के बारे में ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि जो भी मेरा नया कंटेंट होगा उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। वीडियो को आप कमेंट जरूर करें। ओके।